हेलो एवरीवन। इन सीएपीएफ एग्जाम स्पेशली इन ग्रामर पोर्शन आपको 5 मार्क्स का एक ऐसा पोर्शन मिलता है जो करेक्ट द सेंटेंसेस वाला पोर्शन होता है। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एरर कहाँ पे है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा और उस हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत बड़े चांसेस हैं कि सेम कॉन्सेप्ट आपको सीएपीएफ एग्जाम में 2024 के अंदर रेप्लिकेट होने को मिल सकता है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जब भी आप करेक्ट द सेंटेंसेस को सोल्व करेंगे आपको हमेशा ये देखना है इसके अंदर सिंटेक्स एरर है या नहीं है। चलो सिंटेक्स एरर को भी छोड़ो, आपको सबसे पहले ये देखना होगा लेफ्ट टू राइट एनालाइज कैसे करेंगे। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। द अर्थक्वेक सब्जेक्ट हो गया, इज क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, नेचुरल फिनोमिना एक एडजेक्टिव हो गया एंड एक कंजंक्शन हो गया। उसके बाद दूसरी क्लोज लिखी गई है इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल और उस क्लोज का सब्जेक्ट हो गया इट, उसके बाद दोबारा से इज लिंकिंग वर्ब है और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल क्या हो गया, दोबारा से एक एडजेक्टिव हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इस जाहिर सी इसके अंदर एक बात है कि जो फिनोमिना है ये एक प्लूरल फॉर्म होती है। फेनोमेना इट्स अ प्लूरल फॉर्म, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में बात की गई है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही फिनोमिना है, राइट। एक ही फिनोमिनन को हम बोलते हैं फिनोमिनन, राइट। कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसा कॉन्सेप्ट और कोई एक ऐसा इवेंट जो एक सिंगल इवेंट है उसको हम फिनोमिनन से लिखते हैं, ना कि फिनोमिना से लिखते हैं। फिनोमिना जो होता है प्लूरल फॉर्म होती है और फिनोमिनन जो क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। तो आपका करेक्शन क्या होगा, सिंपल है करेक्शन, आपको फिनोमिना को रिप्लेस करना होगा फिनोमिनन से। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही प्रेफर स्टेइंग एट होम रादर देन ट्रेवलिंग। देखिए प्रेफर के साथ लिखा गया है जिरंड और उसके बाद लिखा गया है एट होम इन्फिनिटी बना के। रादर देन ट्रेवलिंग, रादर देन एक साथ आते हैं जो कि ठीक है, और ट्रेवलिंग ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। हालांकि इस सेंटेंस के अंदर काफी देखने के बाद भी मुझे कोई एरर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको दोबारा से रीराइट करना चाहें, ओके, दोबारा से रीराइट करना चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप प्रेफर को ड्रॉप करके प्रेफर की जगह यहाँ पे रादर लिख सकते हैं। ही रादर स्टे एट होम देन ट्रेवल, राइट। तो आपका जो सिंपल आंसर इसके अंदर होगा वो आंसर ये हो सकता है। अगर आपको इसके अंदर करेक्शन करनी ही है तो आप ये कर सकते हैं ही वुड रादर स्टे एट होम देन ट्रेवल। ये भी एक सही तरीका है इसी सेंटेंस को लिखने का, लेकिन जो गिवन सेंटेंस है ये भी आपका बहुत, मैं मान सकता हूं कि इसके अंदर कोई ज्यादा करेक्शन की करने की जरूरत नहीं है, ये जैसा है वैसे भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन शुड ट्राई टू इंप्रूव हिमसेल्फ। देखिए लेफ्ट टू राइट एनालाइज करोगे तो वन क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। यूनिवर्सल प्रोनाउन भी होता है वन, राइट। वन इज ए यूनिवर्सल प्रोनाउन। उसके बाद आपने लिखा है शुड जो कि एक मोडाल है। ऑलवेज क्या होगी, एक एडवर्ब होगी। ट्राई में यहाँ पे वर्ब हो गई। टू इंप्रूव एक इन्फिनिटिव हो गया। हिमसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, कोई सब्जेक्ट आपने यूज किया होगा उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आप देखोगे वन है जो कि एक यूनिवर्सल प्रोनाउन है। अगर वन का आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना होगा तो वन सेल्फ होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा। तो सिंपली आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वन शुड ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव वन सेल्फ, तो हिमसेल्फ को आपको रिप्लेस करना होगा वन सेल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, राइट, नॉट अ टी बट कॉफी। सो ध्यान से देखिए, आई सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर प्रपोजिशन हो गया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है ए कप और उसके बाद दोबारा से प्रपोजिशन है ऑफ और उसका ऑब्जेक्ट हो गया कॉफी। लेकिन ऑर्डर्ड वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, लेकिन इस केस के अंदर आपने फॉर प्रपोजिशन का यूज किया है जो कि जरूरत नहीं है। आप फॉर प्रपोजिशन को अगर आप ड्रॉप कर दोगे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें जानने की बात यह है ऑर्डर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हो, जैसे इस केस में किया है आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ इट विल रेन ही विल नॉट गो। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ इट विल रेन ही विल नॉट गो। अब जब आप कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हो, जो इफ क्लोज के अंदर आप कंडीशन पुट करते हो वो कभी भी फ्यूचर टेंस के अंदर नहीं होती, वो प्रेजेंट या फिर पास्ट के अंदर होती है। यहाँ पे आप देखिए फ्यूचर टेंस के अंदर आपने कंडीशन पुट की है जो कि गलत है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे। चेंज करने के बाद क्या लिखोगे, आप इसको सिंपल
आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिख सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आप लिखोगे, विल को ड्रॉप करोगे, सिंपली आप लिखोगे इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स ही विल नॉट गो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, इफ इट रेन्स ही विल नॉट गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर येस्टरडे। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। आई सब्जेक्ट, हैव एक्सेप्टेड क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द ऑफर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, येस्टरडे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। येस्टरडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ध्यान से इसको समझो, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो टेंस आपको क्या उसके हिसाब से यूज करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पास्ट का, लेकिन आपने टेंस किसका यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो गलत हो गया। कभी भी आप जो टेंस यूज करते हो सेंटेंस के अंदर, वो उसके अंदर जो टाइम गिवन होता है उसके हिसाब से करते हो, ना कि जो आपको टेंस दिया होता है उसके हिसाब से आप टाइम चेंज करते हो। नहीं, टेंस डिफाइंस द, ओ सॉरी, टाइम डिफाइंस द टेंस। टाइम जो है टेंस डिफाइन करता है। तो इस केस में आप देखोगे टाइम पास्ट का है, आपने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लिखा है, वो गलत है। पास्ट का टेंस है तो आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे हैव को ड्रॉप कर दोगे, तो हैव आप ड्रॉप कर दोगे, सिंपली एक्सेप्टेड रह जाएगा। एक्सेप्टेड क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आई एक्सेप्टेड द ऑफर येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू माइंड इन हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और मिल्क। देखिए लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट हो गया, माइंड इन हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और अ मिल्क, लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जब आप इसको एनालाइज करोगे, सो डू यू माइंड व्हाट, सो डू यू माइंड एक फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद डायरेक्टली आप क्या यूज करते हो, एक जेरेंड का यूज करते हो। तो जेरेंड इसके अंदर हैव की ऐसी फॉर्म आईएनजी के साथ यूज की गई है जो कि जेरेंड की तरह यूज होगी। और जेरेंड किसको बोलते हैं, ऐसी वर्ब की फॉर्म जो नाउन की तरह यूज हो, राइट, जो कि कोई नाउन की तरह यूज हो उसको हम जेरेंड बोल देते हैं। सो डू यू माइंड, ये जो एक फ्रेजल वर्ब है, एक तरह की एक वर्ब है, द फ्रेज डू यू माइंड, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ फ्रेज। तो इस फ्रेज के साथ जब आप कोई भी वर्ब यूज करते हो जेरेंड फॉर्म के अंदर आती है। सो डू यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और मिल्क, तो आपको यहाँ पे इन जो है ड्रॉप करना होगा। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा डू यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज मीना इज यूजुअली गेटिंग अप लेट। देखिए लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। मीना सब्जेक्ट हो गया, इज क्या लिंकिंग वर्ब होगी, यूजुअली सम सॉर्ट ऑफ एडवर्ब है, गेटिंग अप लेट एक वर्ब होगी, राइट। अब ध्यान से देखिए, ऐसी कोई हैबिट जो कि ऐसा कोई एक्शन जो कि आपकी हैबिट को दिखाता हो, वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं। ना तो आप उसको कंटिन्यूस के अंदर लिख सकते हैं, ना तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिख सकते हैं। आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखोगे, राइट। तो मीना इज यूजुअली, यूजुअली जो एडवर्ब है वो दिखाता है ये इसकी क्या है, हैबिट है। तो आपको किसी भी हैबिट को दिखाना होता है, आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करते हो। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, मीना यूजुअली गेट्स अप लेट, तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। आपको इसके अंदर कॉन्टिन्यूस टेंस को ड्रॉप करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज गोविंदा इज, और आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इस 3 या 4 ऑप्शंस में से चूज करोगे कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। गोविंदा इज एल्डर देन, ओल्डर टू, ओल्डर देन, एल्डर फ्रॉम हिज ब्रदर। अब देखिए ओल्डर देन जो है आप कहाँ पे यूज करते हो, जब आपको कंपेयर करनी होती है 2 लोगों की एजेस। एल्डर देन वहां पे यूज करते हो जहां पे आपको किसी से रिलेशन दिखाना है कि वो उससे बड़ा है। थर्ड केस में देखोगे ओल्डर टू, वी यूज देन नॉट टू इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन। ओल्डर टू जब आप यूज करते हो उसके साथ आपको देन यूज करना पड़ता है, ना कि आप टू के साथ इसको कंपेयर करो, ये भी सही है। उसके साथ एल्डर फ्रॉम, ये एल्डर देन एंड बिकॉज फ्रॉम इज नॉट यूज इन एज कंपैरिजन। देखिए एल्डर फ्रॉम ये एज कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता, ओल्डर टू भी एज कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता, एल्डर देन भी एज कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता, लेकिन ओल्डर देन जो होता है एज कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा इसके अंदर वो ये होगा, गोविंदा इज ओल्डर देन हिज ब्रदर। तो दोनों भाइयों के बीच में एज का कंपैरिजन है, इसलिए आप यहाँ पे ओल्डर का यूज करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप तारक डिड नॉट रिस्पॉन्ड माई लेटर येट। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। डिस्पाइट क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, क्लोज फ्रेंडशिप। तारक सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट रिस्पॉन्ड क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, माई लेटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, येट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है येट।
येट जो है किसी कंप्लीशन की बात करता है, और कंप्लीशन कैसा है यहाँ पे, एक नेगेटिव कंप्लीशन है जो कि एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, और जो भी एक्शन अभी तक हुआ नहीं है वो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिख कैसे दिया। येट जो है एक नेगेटिव कंप्लीशन की बात करता है कि अभी तक वो एक्शन हुआ ही नहीं, लेकिन अगर पास्ट में आप जाओगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आता है कि एक्शन तो हो गया, तभी तो पास्ट का है। तो येट के साथ आप पास्ट की चीजें नहीं यूज कर सकते, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। तो डिड नॉट रिस्पॉन्ड को आप चेंज करोगे हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। तारक हैज नॉट रिस्पॉन्डेड माई लेटर येट, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप, तारक हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई लेटर येट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अ फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। देखिए जो गिवन क्वेश्चन है ये मुझे लगता है ठीक है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस के अंदर आपको बोला गया है कि आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो ए फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। अ फ्यू मतलब सम रिमार्क्स, अगर यहाँ पे खाली फ्यू लिखा होता तो इसका मतलब होता नो, ए फ्यू का मतलब होता है सम, द फ्यू का मतलब होता है कुछ डेफिनेट, राइट, समथिंग इज डेफिनेट, कुछ ना कुछ डेफिनेट है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। ए फ्यू, द फ्यू और अ फ्यू, फ्यू का मतलब होता है नो। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ए फ्यू रिमार्क्स, मतलब सपोज उसने 10 रिमार्क्स दिए, 10 में से 5 रिमार्क्स जो थे वो बहुत सजेस्टिव थे, तब ये केस जो है ये ठीक है। जो गिवन सेंटेंस है अगर इससे आपको ये कॉन्टेक्स्ट डिराइव करना है कि 10 सजेशन उसने दिए, 10 में से 5 जो सजेशन थे वो वेरी सजेस्टिव थे, मतलब वो ठीक थे। लेकिन अगर आपको ये देखना है, अगर आपको ये वाला मीनिंग देना है उसने 10 सजेशन दिए और 10 के 10 जो थे वो सजेस्टिव थे, तो आप क्या करोगे इस केस के अंदर, ए को ड्रॉप करोगे, यहाँ पे दा लिख दोगे। द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, जो भी उसने रिमार्क्स दिए वो बहुत ही सजेस्टिव थे, क्योंकि सेंटेंस के अंदर आपको कोई ना कोई चेंज करना है, अननेसेसरी चेंज नहीं करना है हालांकि। तो आपको ये सेंटेंस जो है इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि जो गिवन सेंटेंस है ये करेक्ट है, इसके अंदर कोई मुझे ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं लग रही, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक चेंज हो सकता है। ए की जगह आप द फ्यू लिख सकते हो, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट आर दैट आई डिस्ट्रस्ट यू। देखिए द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट ये क्या है, एक सिंगुलर फ्रेज है, ये पूरा का पूरा एक सिंगुलर फ्रेज है, ये एक सिंगुलर फ्रेज है, और सिंगुलर फ्रेज है, ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा एक सिंगुलर फ्रेज है। सिंगुलर फ्रेज है तो यहाँ पे आपने वर्ब जो है प्लूरल यूज की हुई है, तो यहाँ पे आपको इज यूज करना पड़ेगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई डिस्ट्रस्ट यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे आर की जगह इज का यूज करना पड़ेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज डिस्पाइट his lack of experience nevertheless he was offered the job। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर डिस्पाइट क्या होगी, प्रेपोजिशन होगी। his lack of experience क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया डिस्पाइट वर्ब का। nevertheless क्या होता है, ये एक कंजंक्शन होता है जो कि एक नेगेटिव या फिर एक कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग देने के लिए होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक क्लोज लिखी है, he was offered the job। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवरदलेस क्या होता है, कंजंक्शन होता है जो कि दो क्लोज को जोड़ता है। अब यहाँ पे दो क्लोज तो है ही नहीं, अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवरदलेस क्या है, कंजंक्शन है जो कि दो क्लोज को जोड़ता है। अब यहाँ पे क्लोज कौन सी है, क्लोज ही वॉज ऑफर्ड द जॉब, ये क्लोज है, लेकिन ये कोई क्लोज है ही नहीं क्योंकि डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एक पूरा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो दो क्लोज है ही नहीं। तो ये जो नेवरदलेस है ये बिना बात का आपने यहाँ पे यूज किया है, तो आप क्या करोगे, इस कंजंक्शन को ही ड्रॉप कर दोगे। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही वाज ऑफर्ड द जॉब, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही वाज ऑफर्ड द जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बनियन इज अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री। देखिए आपको सेंटेंस देखने से पता लग रहा है इसके अंदर काफी अननेसेसरी रूडिमेंट्री चीजें यूज की गई है, जैसे फिग के बाद एक आपने डॉट यूज किया है, वो नहीं यूज करना होता। आप कहीं पे भी पंक्चुएशन नहीं लगा सकते, पंक्चुएशन वहां पे यूज करते हो आप जहां पे आप सेंटेंस खत्म कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपने पंक्चुएशन क्यों लगाई है, एक तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। दूसरा आप देखोगे ए जो है ये आर्टिकल भी गलत यूज हुआ है, ये जो आर्टिकल है ये गलत यूज हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा द बनियन इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री। आपको एक तो ये पंक्चुएशन हटाना है यहाँ से, दूसरा ये आपने आर्टिकल भी हटाना है। तो अगर आप इस आर्टिकल को हटा दोगे जो कि अननेसेसरी आर्टिकल है, ओके, और दूसरा पंक्चुएशन साइन है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम वर किल्ड एंड अदर्स वर इंजर्ड बैडली। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए, सम वर किल्ड एंड अदर
एंड अदर्स वर इंजर्ड बैडली। देखिए सम यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट है, तो सम क्या हो गया, एक से ज्यादा है, उस हिसाब से हमने वर किल्ड जो है यहाँ पे यूज कर लिया है, पैसिव सेंटेंस है ये, वर किल्ड पैसिव सेंटेंस, उनको मार दिया गया। एंड अदर्स वर इंजर्ड, कुछ जो है इंजर्ड हो गए बैडली। अब ये जो वर्ब की पोजीशन है, एडवर्ब की जो पोजीशन है वो गलत है। एडवर्ब की पोजीशन आप हमेशा कोशिश करिए वर्ब से पहले लिखिए, तो इंजर्ड से पहले अगर आप बैडली लिख दोगे तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। सो सम वर किल्ड एंड अदर्स वर बैडली इंजर्ड, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडली को आप उठा के कहाँ पे लिखोगे, इंजर्ड से पहले, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज ईदर आई और माई फ्रेंड आर विलिंग टू वॉच द मूवी। देखिए इधर आई, जो ईदर और का कंपैरिजन होता है, जो ईदर और जो ये एक तरह से यूज होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो देखिए इधर के बाद आपने आई लिखा है, सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड क्या हो गया, ये और के और का एक तरह से आप लिख सकते हो, ये भी इसका सब्जेक्ट हो गया, दोनों को ये ज्वाइन कर रहा है, राइट। अब देखिए आर विलिंग टू वॉच द मूवी, ईदर और की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ईदर आए और माय फ्रेंड, ये जो सब्जेक्ट है आए, ये जो सब्जेक्ट है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, ये जो आई यूज किया है इसके अंदर ये आर का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ईदर और आए इस कोरिलेटिव कंजंक्शन में जो लास्ट मोस्ट मतलब जो वर्ब से सटा हुआ क्लोज जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होता है मेन सब्जेक्ट। अब माय फ्रेंड आपका मेन सब्जेक्ट हो गया कि वर्ब से ये क्लोज है, तो माय फ्रेंड क्या हो गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप इज का यूज करोगे। सो इधर आए और माय फ्रेंड इज विलिंग टू वॉच द मूवी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज नो लेसर देन 10 स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास। देखिए नो लेसर यूज किया गया है, उसके बाद आपने देन यूज किया गया है, ये देन भी मुझे गलत लग रहा है। देन जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ये ठीक नहीं है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको THAN यूज करना चाहिए। सो नो लेसर देन 10 स्टूडेंट केम फॉर द क्लास। अब देखिए जो लेसर है, ये लेसर जो है ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये कंपैरेटिव कंटेक्स्ट के लिए यूज होता है, लेकिन कोई काउंटेबल क्वांटिटी है उसके लिए आपको फ्यू यूज करना पड़ता है। तो लेसर जो है अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंटेबल है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे फ्यूअर यूज करना पड़ेगा। नो फ्यूअर, ये जो देन है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अगर आपको दो चीजों के अंदर कंपैरिजन करना है तो THAN वाला यूज करना पड़ेगा। 10 स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास, तो आपका करेक्ट सेंटेंस जो होगा नो फ्यूअर देन 10 स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव नॉट सीन सम बिग सिटीज इन जापान। अब देखिए इसके अंदर एनालाइज कीजिए लेफ्ट टू राइट। आई के साथ आपने हैव यूज किया गया है, तो हैव क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी। नॉट सीन, नॉट क्या होगी, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सीन क्या होगी, मेन वर्ब होगी। सम क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। बिग सिटीज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या होगी, प्रपोजिशन। जापान प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से सुनो, अब ये जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है, सब इससे एग्री करते होंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हो कोई भी डिटर्मिनर, तो ध्यान से देखो वो डिटर्मिनर किस हिसाब का है। जो सम डिटर्मिनर है वो पॉजिटिव कॉनेटेशंस में यूज होता है। अगर आपको नेगेटिव मीनिंग देना है तो आपको सम को ड्रॉप करना पड़ेगा, एनी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है नेगेटिव है, नॉट यूज किया गया। आई हैव नॉट सीन एनी बिग सिटीज इन जापान, तो एनी और सम के बीच में ये मेजर डिफरेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के में आप एनी का यूज करते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपको पॉजिटिव आउटकम चाहिए उसके अंदर आप सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही एक्सप्लेन्ड ब्रीफली हिज केस बिफोर द चेयरपर्सन। ही सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्ड वर्ब है, ब्रीफली एडवर्ब है, हिज केस एक्सप्लेन्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, बिफोर क्या हो गया, बिफोर आप इसमें प्रपोजिशन बोल सकते हो, द चेयरपर्सन क्या हो गया, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से सुनो, अब मैंने आपको एक केस पहले भी बताया था, ये रिपीटिशन है कॉन्सेप्ट का, हमने एक कॉन्सेप्ट पहले भी सुना है। उस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो एडवर्ब होता है वो वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ये जो एडवर्ब है ब्रीफली एक्सप्लेन वर्ब से पहले इसको यूज कीजिए, जो पोजीशन जो है एडवर्ब की वो गलत यूज की गई है। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा ये होगा ही ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हिज केस बिफोर द चेयरपर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस इज दो शी वॉज एंग्री बट शी लिसन्स टू मी पेशेंटली। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। दो क्या होता है, एडवर्ब, सॉरी दो एक कंजंक्शन होता है, राइट। दो और ऑल दो एक कंजंक्शन होता है। शी वॉज एंग्री बट शी लिसन टू मी पेशेंटली, दो के बाद आपने क्लोज लिखी है शी वॉज एंग्री, बट एक कंजंक्शन होता है, उसके बाद भी आपने क्लोज लिखी है शी लिसन टू मी पेशेंटली। अब कॉन्सेप्ट सुनिए, कोई भी दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत होती है। एक कंजंक्शन जो है दो क्लोज को ज्वाइन करता है, क्लोज नंबर 1 राइट और क्लोज नंबर 2। दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत होती है।
तीन क्लोज को ज्वाइन करने के लिए दो कंजंक्शन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आपने दो कंजंक्शन पहले लिखे हुए हैं, दो और बट, लेकिन कंजंक्शन दो हैं और क्लोज जो है वो दो हैं, क्लोज जो है तीन होनी चाहिए थी, तो गलत हो गया। आपको एक कंजंक्शन जो है ड्रॉप करना पड़ेगा। अब आप देखो कौन सा कंजंक्शन इसके अंदर ड्रॉप करना चाहते हो। तो कंजंक्शन जो ड्रॉप करना ठीक रहेगा वो बट यूज कीजिए, ठीक है, बट को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आप राइट मोस्ट करेक्शन करिए। जब आप सेंटेंस लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो तो आप क्या सोचते हो कि लेफ्ट को मैं बेस मान लूंगा, राइट में करेक्शन करूंगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, दो को आप बेस मान लीजिए, दो शी वॉज एंग्री शी लिस्टेंड टू मी पेशेंटली, वो गुस्से में थी, she listened to me patiently, मतलब although she was angry but she listened to me patiently, वो एंग्री थी फिर भी उसने मुझसे सुना पेशेंटली। तो दो को मैंने बेस मान लिया, बट को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, दो शी वॉज एंग्री शी लिसनड टू मी पेशेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज नो यूज टू आर्ग्यू विद हिम। देखिए इट सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब होगी, नो यूज क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए ये आर्ग्यू, टू आर्ग्यू जो है इन्फिनेटिव, इसकी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे टू आर्ग्यू को रिप्लेस करके आर्ग्यूइंग लिखना पड़ेगा। आप इसको यहाँ पे एज अ जिरंड यूज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये आपको देखना होगा कि जो नो यूज है, नो यूज आप जिरंड लिखते हो इसके बाद, सो नो यूज इज जनरली फॉलोड बाय ए जिरंड। तो जिरंड आपका कैसे बनेगा, जब आप ऐसी वर्ब की फॉर्म जो कि उसके बाद आप आईएनजी लगा दो, तो आर्ग्यू के बाद आप आईएनजी लगा दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इन दिस कंटेक्स्ट आप यहाँ पे टू को ड्रॉप कर दोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे आर्ग्यू को एज अ जिरंड बना के लिख दोगे तो आर्ग्यूइंग बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैनी ओवरसीज ट्रेवलर्स आर कैप्टिवेटेड बाय द स्प्लेंडर ऑफ ताजमहल। देखिए मैनी ओवरसीज ट्रेवलर्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैनी एक डिटरमिनर हो गया, आर कैप्टिवेटेड ये पैसिव सेंटेंस हो गया। बहुत सारे जो ओवरसीज ट्रेवलर्स हैं जो इंडिया के अंदर आते हैं दूसरे देशों से, वो कैप्टिवेटेड मतलब वो कुछ ना कुछ कैद हो जाते हैं ताजमहल की खूबसूरती को देख के, राइट। अब ध्यान से देखो उसके अंदर जो ताजमहल है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आप क्या यूज करोगे, द आर्टिकल यूज करोगे। तो ताजमहल से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल लिखना पड़ेगा, सिंपल करेक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द अश्योरेंस दैट ही विल बी क्योर्ड फ्रॉम द डिजीज प्लीज्ड हिम। द एश्योरेंस दैट ही विल बी क्योर्ड फ्रॉम द डिजीज प्लीज्ड हिम। अब देखिए लेफ्ट टू राइट इसको एनालाइज कीजिए, द एश्योरेंस दैट ही विल बी क्योर्ड फ्रॉम द डिजीज प्लीज्ड हिम। अब आपको पता होगा क्योर्ड फ्रॉम नहीं होता, क्योर्ड ऑफ होता है। आप किसी बीमारी से ठीक होना चाहते हो, राइट, तो क्योर्ड ऑफ होता है। तो एश्योरेंस, द एश्योरेंस दैट ही वुड बी क्योर्ड ऑफ सम डिजीज प्लीज्ड हिम। तो इस केस के अंदर आपको क्योर्ड फ्रॉम नहीं ऑफ लिखना पड़ेगा, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका द अश्योरेंस दैट ही वुड बी। देखिए यहाँ पे विल को वुड में चेंज कर दिया गया है, अगर आपको इसमें और पोलाइटनेस दिखाने तो आप यहाँ पे वुड यूज कर सकते हो। हालांकि जो वुड है ये बोलने चालने में यूज होता है, वैसे जनरली अगर आप ग्रामेटिकल चीजों को ठीक करना चाहते हो विल लिखोगे। तो अगर आप विल को वुड में चेंज करना चाहते हो, क्योंकि ये जो वुड है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप वुड लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर आप कोई फ्यूचर टेंस ही नहीं यूज करते, बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। कैसे पता चला है सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि दैट कंजंक्शन जो है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, राइट। दैट कंजंक्शन एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ध्यान से देखो, दैट ही विल बी क्योर्ड फ्रॉम द डिजीज ये सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, द अश्योरेंस प्लीज्ड हिम ये मेन क्लोज होगी। और मेन क्लोज के अंदर प्लीज्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और मेन क्लोज जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी फ्यूचर के अंदर आ ही नहीं सकती, जाहिर सी बात है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज आपको किसके अंदर लिखनी पड़ेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो विल को आप रिप्लेस करोगे वुड से, और क्योर्ड को आप रिप्लेस करोगे ऑफ से, राइट। द अश्योरेंस दैट ही वुड बी क्योर्ड ऑफ द डिजीज प्लीज्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज हेल्ड विद हाई एस्टीम फॉर हिज सपोर्टिव नेचर। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे, ही इज हेल्ड पैसिव सेंटेंस है, ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्ड क्या हो गया, पैसिव टेंस हो गया। अब विद हाई एस्टीम, देखिए अब यहाँ पे विद को जो है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ही इज हेल्ड विद हाई एस्टीम। देखिए विद जो है आप किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हो, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है कोई काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हाई एस्टीम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर हाई एस्टीम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसी
इनहेरेंट क्वालिटी है, ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम, वो उसकी कोई स्टेट है, तो कोई स्टेट को दिखाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इन यूज करोगे, विद नहीं। सो ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम फॉर हिज सपोर्टिव नेचर इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम फॉर हिज सपोर्टिव नेचर। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज इफ योर ब्रेसेस इज लूज योर ट्राउजर्स कम डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इफ, उसके बाद आपने क्लोज लिखी है, योर ब्रेसेस इज लूज, ये इसकी क्लोज हो गई, योर ट्राउजर्स कम्स डाउन, ये क्लोज नंबर 2 हो गई जो कि मेन क्लोज है। ध्यान से देखो, इफ योर ब्रेसेस, ब्रेसेस क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, आपने इज जो है ये सिंगुलर वर्ब यूज की है जो कि गलत है। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, इफ योर ब्रेसेस आर लूज लिखोगे यहाँ पे, योर ट्राउजर्स कम डाउन, योर ट्राउजर्स कम डाउन। देखिए ट्राउजर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और आपने कम्स क्या लिखा है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये गलत हो गया, आप यहाँ पे कम डाउन लिखोगे, राइट। सो दिस इज ऑल। ये 25 क्वेश्चन हमने करेक्ट द सेंटेंस के कर चुके हैं, इससे पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के करे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, या तो वो एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन रहेगा, और या फिर कुछ और भी हम ले सकते हैं। तो कोशिश रहेगी एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन हम करें। सो थैंक यू ऑल। कोई चीज़ ना समझ में आई हो, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शो सम लव, और एट द सेम टाइम कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपके पास दूसरा है, कोई इंटरप्रिटेशन किसी क्वेश्चन को लेके दूसरी है, तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू कमेंट। मैं आपकी इंटरप्रिटेशन को समझ के उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप भी सही दिशा में सोच रहे हो, आपका आंसर भी ठीक हो सकता है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।